गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंदर हमारा लेक्चर नंबर 17 जो है एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, उसके आगे रिमेनिंग पार्ट को हम कंटिन्यू इस लेक्चर के अंदर कर रहे हैं। आप लोगों को जिस तरीके बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट एनालिसिस के अंदर हम कुछ कॉस्ट पढ़ रहे थे जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, जिसमें हमने टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये सारी चीज़ हमने पिछले लेक्चर 16 लेक्चर के अंदर कंप्लीट की थी। उसके बाद जो रिमेनिंग कॉस्ट है वो हम इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ रहे हैं यहाँ पे एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट व्हेन टीवीसी इज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट एएफसी इज ऑब्टेन्ड, दस एएफसी इक्वल्स टू टीएफसी अपॉन क्यू। एवरेज जो फिक्स कॉस्ट होती है वो फिक्स कॉस्ट होती है जो कि आउटपुट के पर यूनिट से हमें मिलती है। मतलब कि जो फिक्स कॉस्ट होगी उसकी पर यूनिट ऑफ आउटपुट हमें क्या है, वो हमारी एवरेज कॉस्ट होगी। अगर इसको हमें कैलकुलेट करना हो तो टीवीसी को हम टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एएफसी आ जाएगा। और एएफसी को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है टीएफसी अपॉन क्यू। और जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी और पहले भी बताया था कि जब हम एएफसी कैलकुलेट करते हैं तो एएफसी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है। मीन्स जो कर्व होता है एएफसी का वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है क्योंकि वो डिक्लाइन होता है। तो आप ये देखेंगे कि जो ओ वाई एक्सिस है उस पर हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले रखा है, ओ एक्स एक्सिस पे आउटपुट है, और जो एएफसी है हमारी टॉप टू बॉटम आ रही है। एएफसी एंड आउटपुट हैव इनवर्स रिलेशनशिप, इट इज हायर एट स्मॉलर लेवल एंड लोअर एट द हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन अ गिवन प्लांट। द रीजन इज सिंपल्स टू अंडरस्टैंड, सिंस एएफसी इक्वल्स टू टीएफसी अपॉन क्यू, इट इज अ प्योर मैथमेटिकल रिजल्ट एंड द न्यूमरेटर रिमेनिंग अनचेंज। द इंक्रीजिंग डिनोमिनेटर कॉजेज डिमिनिशिंग प्रोडक्ट। एएफसी और आउटपुट का जो है रिलेशन वो इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर एएफसी हायर है तो मीन्स वो स्मॉलर लेवल पे होगी। मतलब कि जब आउटपुट कम होगा तो जो एएफसी है हमारी वो ज़्यादा होगी, और जब हमारा एएफसी लोअर होगा तो उस समय जो आउटपुट लेवल है हमारा वो ज़्यादा होगा किसी प्लांट के अंदर। इसका रीज़न ये है कि जब हम ये देखते हैं कि जो एएफसी है वो टीएफसी अपन क्यू है, तो अगर हम प्योर मैथमेटिकल रिजल्ट चाह रहे हैं तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो रिमेनिंग अनचेंज है। मीन्स टीएफसी जो है वो हमारी चेंज नहीं होती क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, और फिक्स कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती, वो एक जैसी रहती है। और लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो चेंज होता रहता है, डिनोमिनेटर हमारा चेंज होता रहता है, इसलिए ये डिमिनिशिंग प्रोडक्ट होती है। टीएफसी स्प्रेड ओवर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट विद द इंक्रीज इन आउटपुट। जो टीवीसी है वो हर एक यूनिट ऑफ आउटपुट के अंदर आउटपुट के अकॉर्डिंग इंक्रीज करती है। तो कॉन्सिक्वेंटली हम ये देखते हैं कि जो एफसी है वो धीरे धीरे कंटिन्यूसली डिक्लाइन होने लगती है। तो जो रिलेशन है हमारे आउटपुट और फिक्स कॉस्ट का वो यूनिवर्सली ऑल टाइप ऑफ बिजनेस कंडीशन से देखा जा सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी कॉस्ट है वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट of output. AVC can be computed by the dividing the TVC by total units of output. Thus AVC equals to TVC upon Q. The AVC will come down in the beginning and then rise as more unit of output are produced with the given plant. अगर हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है, एवीसी क्या है, जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है आउटपुट की वो हमारी क्या होगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगी। और एवीसी को कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, टीवीसी के अंदर जितनी भी टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट है उसको डिवाइड करते हैं। तो जो फॉर्मूला होता है एवीसी का वो होता है टीवीसी अपॉन क्यू। तो जो एवीसी है वो पहले तो कम डाउन में बिगनिंग के अंदर राइज होती है, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसा वो कम होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसा आउटपुट बढ़ता रहता है। किसी प्लांट के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होती रहती है यूनिट्स, तो हमारा जो एवीसी है वो भी इंक्रीज होने लगता है। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, चेंज होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, चेंजेबल होती है, क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर्स पे होती है। तो जो ओ वाई एक्सिस है हमारा, वहाँ पे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं, ओ एक्स एक्सिस पे हम आउटपुट ले रहे हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि पहले लेवल पे वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी एवीसी क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो एवीसी कर्व है वो यू शेप्ड कर्व कॉस्ट कर्व होता है। इसके बाद हम समझ रहे हैं एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जो एवरेज कॉस्ट है वो कॉस्ट पर यूनिट है आउटपुट की। मीन्स एक आउटपुट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है। तो ए सी इज ऑल्सो नॉन हैज़ द यूनिट कॉस्ट सिंस इट इज़ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। ए सी को हम लोग यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं क्योंकि ये कॉस्ट पर यूनिट होती है किसी आउटपुट की जो कि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ए सी किसका सम होता है, ए एफ सी और ए वी सी का। मीन्स एवरेज कॉस्ट किसका सम है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का।
एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट ऑब्टेन्ड बाय द डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय टोटल आउटपुट प्रोड्यूस। और अगर हमें एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट निकालना हो तो उसके लिए हमें टोटल कॉस्ट के में टोटल आउटपुट जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे। तो जो AC का फॉर्मूला होता है वो होता है TC/Q। तो आल्सो AC इज द सम ऑफ AFC एंड AVC, इसलिए AC क्या है, AFC और AVC का सम है। इन द शॉर्ट टर्न AC कर्व आल्सो टेंड्स टू बी यू शेप्ड। अगर हम शॉर्ट टर्न की बात करें तो जो AC कर्व है वो यू शेप का होता है। द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ AFC एंड AVC कर्व विल शेप द नेचर ऑफ AC कर्व। जो हमारे AFC और AVC कर्व का जो कॉम्बिनेशन है उसके शेप से हमारे AC कर्व बनता है। तो OY एक्सिस पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले रखा है, यहाँ पे OX एक्सिस पे आउटपुट है हमारा, और जो AC कर्व है वो भी क्या है, यू शेप का है। तो हम ये कहते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। As we observe, average fixed cost began to fall with an increase in output, while average variable cost come down and rise. As long as the falling effect of AFC is more than the rising effect of AVC, the AC tends to fall. At this stage, increasing return and economies of scale operate a complete utilization of resources for the AC to fall. अगर ये हम ऑब्जर्व करें, है ना, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो बिगन होती है जब वो कम होती है, मीन्स जब जो AFC है वो हमेशा स्टार्टिंग में बिगन में फॉल होती है, फिर वो आउटपुट के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती है। और एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो पहले कम होती है और फिर धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द आउटपुट बढ़ती रहती है। तो एज लॉन्ग द फॉलिंग इफेक्ट ऑफ AFC, जैसे जैसे जो AFC है वो हमारी धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है, और AVC बढ़ने लगती है, तो AC टेंड्स टू बी फॉल। तो AC क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ये जो स्टेज होती है इसमें हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न और इकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑपरेट करने वाली होती है, जहाँ पे हम अपने रिसोर्सेज का कंप्लीट यूटिलाइजेशन करती हैं जब AC कम होने लगी हो। तो व्हेन द फर्म प्रोड्यूस द ऑप्टिमम आउटपुट AC बिकम्स मिनिमम। जब जो फर्म है वो प्रोड्यूस करती है ऑप्टिमम आउटपुट तो जो AC है वो मिनिमम होती है। दिस इज कॉल्ड एट लीस्ट कॉस्ट पर कॉस्ट आउटपुट लेवल, इसको हम लीस्ट कॉस्ट आउटपुट लेवल भी कहते हैं। फिर अगेन क्या होता है कि जब एक पॉइंट आता है जहाँ से जो AVC है वो एग्जैक्टली राइज होने लगती है और वो काउंटर बैलेंस होती है, जब AFC कम होता है तो जो बैलेंसिंग इफेक्ट है वो AC को रिमेन कांस्टेंट रखता है। इन द थर्ड स्टेज व्हेन द राइज इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज मोर देन ड्रॉप इन AFC, देन AC shows a rise when output is expanded beyond the optimum level of output. Diminishing returns set in and diseconomies of scale start operating. At this stage, the individual factors are used in wrong proportion, thus AC start rising in the third stage. अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें तो जो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो राइज हो रहा होता है और वो धीरे धीरे ड्रॉप करने लगता है AFC को, और जो AC है वो राइज होने लगती है। तो जो आउटपुट है हमारा एक्सपेंड होता है बियॉन्ड द ऑप्टिमम लेवल आउटपुट, मीन जितना हमें आउटपुट चाहिए था उससे ज़्यादा वो एक्सपेंड होने लगता है। तो जो डिमिनिशिंग रिटर्न है वो हमारी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है जहाँ से हम ऑपरेटिंग चालू करते हैं। और इस स्टेज के अंदर, इस स्टेज में थर्ड स्टेज के अंदर जो हमारे इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं रॉन्ग प्रोपोर्शन में। तो जो AC है वो स्टार्ट करती है राइज इन द थर्ड स्टेज, मीन्स AC उस थर्ड स्टेज के अंदर धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो द शॉर्टर AC कर्व इज आल्सो कॉल्ड अ प्लांट कर्व। जो शॉर्टर AC कर्व है उसको हम प्लांट कर्व भी करते हैं। ये इंडिकेट करती है हमारे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन प्लांट और ऑप्टिमम प्लांट कैपेसिटी। और जो प्लांट कर्व हम इसको इसलिए कहते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर क्योंकि जो ये प्लांट कर्व है, AC कर्व है, वो हमें इंडिकेट करता है कि किस तरीके से हम अपने प्लांट और प्लांट कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी लास्ट कॉस्ट है इसी लेक्चर की वो है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मार्जिनल कॉस्ट है हमारी, है ना, वो क्या होता है जब हम कोई एडिशनल यूनिट बना रहे हैं और उस पर जो लगने वाली कॉस्ट होती है वो हमारी क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होती है। तो मार्जिनल कॉस्ट में बी डिफाइंड एज द नेट एडिशन टू द टोटल कॉस्ट एज वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स इट इम्प्लाइज एडिशनल कॉस्ट इनकर टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट। जो मार्जिनल कॉस्ट है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, कि जब हम किसी टोटल कॉस्ट के अंदर कोई नेट एडिशन कर रहे हैं एक और यूनिट को प्रोड्यूस करने से, तो वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होगी। अगर अदर वर्ड्स के अंदर हम बात करें तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये इम्प्लाई होती है जब हम कोई एडिशनल कॉस्ट को इंकर करते हैं, जब कोई हम एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करें। अब मैं इसको आपको एग्जांपल समझ जाता हूँ कि इफ़ इट
कॉस्ट ₹100 टू प्रोड्यूस 50 यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी। 50 यूनिट को बनाने में 100 रुपये लगते हैं। तो अगर मेरे को 105 यूनिट बनानी हो, अगर मेरे को 51 यूनिट्स बनानी हो, मीन एक एक्स्ट्रा यूनिट बनानी हो, तो जो मेरी कॉस्टिंग है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। कितने की इंक्रीज़ हो जाएगी? 5 रुपये की इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब 51 यूनिट्स को बनाने में मेरे 105 का खर्चा आ रहा है। तो पहले 50 यूनिट को बनाने में 100 का खर्चा आ रहा था। जैसे ही मैंने एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाई तो अब मेरा जो कॉस्ट है वो 105 हो गया। तो जब हम देखते हैं तो एक यूनिट को बढ़ने से कितने रुपये बढ़े हैं? मेरी कॉस्टिंग में 5 रुपये बढ़े। तो MC मेरी क्या होगी? 5 होगी। तो इट इज़ ऑब्टेनिंग obtained by calculating the change in the total cost as result of a change in the total output। तो अगर हमें एमसी को कैलकुलेट करना हो तो हम ये देखेंगे कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है आउटपुट के चेंज होने से। तो आल्सो एमसी इज़ द रेट एट विच टोटल कॉस्ट चेंजेस विद द आउटपुट। और अगर हम एमसी की रेट को देखें तो वो ये होता है कि आउटपुट के चेंज होने से हमारी टोटल कॉस्ट पे क्या इफेक्ट हो रहा है, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी चेंज हो रही है, तो उससे भी हम एमसी का पता लगा सकते हैं। It is necessary to note that MC is independent of TFC and it is directly related to TVC as we calculate the cost of producing only one unit. In the short run, the MC curve also tend to be U-shaped। अगर नेसेसरी हो तो हमें ये नोट करना चाहिए होता है कि जो MC है वो इंडिपेंडेंट होती है TFC के लिए और वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है TVC के लिए। मीन्स वो इंडिपेंडेंट होती है TFC के लिए, मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए, और डायरेक्टली किससे रिलेटेड होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, वेरिएबल कॉस्ट के लिए। तो जब भी हम कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लग रही है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर जो MC कर्व है वो भी यू शेप का होगा। द शेप ऑफ MC कर्व इज डिटरमाइंड बाय द लॉ ऑफ रिटर्न। जो शेप है MC कर्व की उसको हम डिटरमाइन करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न से, कि अगर MC कम हो रही है, फॉल हो रही है, तो जो प्रोडक्शन है विल बी अंडर द कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तो उस समय जो प्रोडक्शन है वो किस कंडीशन में होगा? इंक्रीजिंग रिटर्न के कंडीशन में होगा। और MC अगर राइज हो रही है, MC अगर बढ़ रही है, तो प्रोडक्शन विल बी सब्जेक्ट टू बी डिमिनिशिंग रिटर्न। तो प्रोडक्शन हमारा कौन से रिटर्न में होगा? डिमिनिशिंग रिटर्न में होगा। मीन्स कि अगर MC कम हो रही है तो प्रोडक्शन उस समय पे अच्छे से अच्छा आउटपुट हमें लाके देगा। और अगर MC राइज हो जाएगी तो जो प्रोडक्शन है वो हमारा धीरे धीरे डाउन चलता जाएगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कुछ और कॉस्टों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में डिटेल में समझा। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि MC का हम एक बार डायग्राम और देख लेते हैं। तो MC का जब हम डायग्राम देख रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट का अगर डायग्राम देखें तो OY एक्सिस पे हमने कॉस्ट ले रखी है और X एक्सिस पे हमारा आउटपुट है। तो आप ये देख रहे हैं कि पहले जो MC है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर एकदम से क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है। तो ये भी सेम एज AC होती है। मीन्स कि अगर हम बात करें तो जो MC कर्व है वो भी यू शेप का होता है। तो हमारा जो ये लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आगे वाले लेक्चरों में हम आगे और कॉस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।